जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लग रही है, फर्स्ट और सेकंड में कितना गैप है, सेकंड और थर्ड में कितना गैप है, ज़्यादा है कि कम है। इससे हम बहुत सी तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। देखो, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाना, और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाना। ये एक जनरल आप इस शब्द से समझ जाइए, ठीक है ना। अब अगर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं वो, ठीक। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। अब दो मेटल में कंपटीशन हो गया है, दोनों ही मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बट जो आसानी से लूज कर देगा कि वो क्या कहलाएगा? अच्छा मेटल कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने में कौन सी एनर्जी लगती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम लगेगा, इसका मतलब वो मेटल या वो एलिमेंट अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, ठीक है ना। और दूसरे तरीके से अगर हम समझे, अगर किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इसका मतलब उसके पास नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, मेटल वाली खासियत उतनी ज़्यादा होगी जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, उतनी ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे 4 ठो ABCD जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ये कुछ दिया हुआ है, ठीक। और पूछा जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किसके पास है। तो देखो, हाईएस्ट किसके पास हो जाएगा? हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी किसके पास होगा? जिसमें एनर्जी बहुत कम लग रहा हो इलेक्ट्रॉन को निकालने में। सबसे कम किस में लग रहा है? ये 1.2 लग रहा है, यानी A के लिए। तो सबसे अच्छा मेटल कौन हो जाएगा इसमें से? A। और हाईएस्ट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा? जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि ये हो जाएगा C। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? ये C का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है सबसे ज़्यादा। क्लियर है? चलिए, इसको समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अगला जो एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान से समझना, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी किससे डील करता है? इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के कोई कैसा बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा अपने ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, और हाई का हमने एक पैरामीटर सेट करके रखा हुआ है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। मतलब ऐसे समझो, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसमें मान लो हमको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। कितना लग रहा है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो +1 चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 चार्ज, ठीक है ना। ऐसे समझो, जैसे कि मान लो एक एटम है, ठीक है ना, ये IE1 हम लगा दिए तो मान लो ये A+ बन गया, ठीक। और ये एक और इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो IE2, ये बन गया A पर +2। मान लो ये जो लगा है ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा है, मान लो, ठीक है ना, और ये कितना लगा है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा है। अब ध्यान से समझो, इनमें गैप कितने का है? 25 के बजाय जो है 35 कर लो, ठीक है ना, 35, ठीक, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि IE1 और IE2 दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में कितने का गैप है? 25 का गैप है, यानी 16 से ज़्यादा का। तो कहा गया है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इस एलिमेंट को बड़ी तकलीफ हो रही है। इस एलिमेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कुछ न कुछ तरीके का स्टेबिलिटी अपने पास रखा हुआ है, तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ही बस ये निकालना चाहता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि दूसरा निकल नहीं सकता, निकलेगा, बट अगर हम पूछें स्टेबल कौन सा होगा, केवल +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। क्लियर है ना? तो सिमिलरली यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब पहले वाले से बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरे वाले में लग रही है। यानी कि इसके पहले वाला जो प्रोसेस हुआ था इलेक्ट्रॉन निकाल के, वहीं तक चीज़ें सीमित हो जाएगी। वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लोअर ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल। क्लियर? अगर डिफरेंस इज वेरी लो, लो का भी हमने पैरामीटर सेट करके रखा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ठीक है ना? जैसे कि मान लो ये B है, ये IE1 हम लगाए तो ये B+ बन गया, फिर हम IE2 लगाए तो B+2। ठीक है, मान लो पहले में कितना लगा पता नहीं, ठीक है ना, मान लो पहले में कितना लगा पता नहीं, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और दूसरे में कितना लगा, दूसरे में मान लो कि 12 लगा, कितना लगा 12। ठीक है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ना? तो अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मात्र 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि ये झट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेना चाहता है, झट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेना चाहता है। इसका मतलब कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो इसका +2 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात है कि इफ डिफरेंस इज वेरी लो, मतलब इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो हायर ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लग रहा है, तब क्या होगा, दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, स्टेबल होंगे, लोअर वाला भी और हायर वाला भी। इसको समझने के लिए हमने सोडियम का एग्जांपल लिया हुआ है। एक्चुअल में ये सोडियम का एग्जांपल नहीं है, पूरे अल्कली मेटल्स का एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे सोडियम का ये क्या होता है 3s1। अब ध्यान से समझो, यहाँ IE1 जो भी लगता हो, बट निश्चित है कि IE2 बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबल गैस बन जाएगा, नियॉन। ठीक, बहुत ज़्यादा का मतलब देखो यहाँ पे 2 बार ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, S ब्लॉक के लिए 2 बार ग्रेटर का साइन लगे तो समझ जाना कि वो नोबल गैस के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो निश्चित है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक मानेंगे आप ये S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बनना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है इसमें, भाई ये हम क्यों बनेंगे, हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो इसका मतलब सोडियम बोलेगा कि ऐसा है कि हमसे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हम नोबल गैस बन चुके हैं, दूसरा आप निकालेंगे तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ेगा, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दे भी देंगे ज़बरदस्ती, फिर भी इसका मतलब यही हुआ कि हम +1 में ही स्टेबल है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। सो +1 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल एज कंपेयर टू इट्स +2। क्लियर है? चलिए मैग्नीशियम की बात करें। मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन, अब ये मत सोचना, पहले में ही मत सोचने लगना कंपैरिजन, पहले तो भाई H2 हो चाहे P6 हो से मतलब नहीं है, वो तो पहला है, पहले और दूसरे में चेक करना। देखो पहला अगर हम निकाल लिए IE1 जो लगा हो तो क्या बन जाएगा +1, IE2 निकालेंगे तो ये 3s1 बन चुका था, कोई खास उसके पास तो वो है नहीं, S1 में कोई स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे S1 से मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो +2 बन जाएगा। यानी कि ये IE2 जब हम दे चुके हैं तो ये क्या बन चुका है, नियॉन बन चुका है। बात समझ में आई? अब नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि IE3 कर लो इसको, ठीक है ना। अब IE3 अगर हम लगाएंगे तो IE2 और IE3 के बीच में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है ना। IE2 मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो IE3 कितना होगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मतलब 30 ज़्यादा, 16 से तो ज़्यादा ही है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लगने का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा कोई काम करने में मेहनत लगता है तो इसका मतलब वो काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये +2 तक ही सीमित हो जाएगा, +3 नहीं बनना चाहेगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है
Ie2 और Ie3 के बीच में, तो +2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट इज +2 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मैग्नीशियम की बात नहीं है, ये पूरे जो हम लोग पढ़ते हैं ना अल्कलाइन सेकेंड ग्रुप जो मेंबर है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो आइए अब हम एल्यूमिनियम के लिए देख लेते हैं। सिमिलरली ये एल्यूमिनियम के लिए ही नहीं, पूरे ग्रुप 13 के लिए है, ठीक है ना। देखिए एल्यूमिनियम के लिए देखिए ये Ie1 और Ie2 के बीच में बिटवीन 11 एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। इससे क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि देखो ये P1 तो कोई स्टेबल तो कुछ है नहीं, कुछ स्पेशल स्टेबिलिटी तो है नहीं। तो खैर Ie1 और Ie2 के बीच में मॉडरेट गैप है, यानी 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। क्लियर है ना। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि जस्ट एल्युमिनियम +1 बनाया कुछ समय के लिए, जस्ट कुछ क्षण के लिए +1 बनाया, मतलब +1 शो कर रहा है, फिर उसके बाद तुरंत वो +2 में चला गया। बट अब ध्यान रखिएगा, ये Ie2 और Ie3 के बीच में गैप कितना है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या मतलब है कि वो झट से +2 में थोड़े ही समय के लिए आया और झट से किस में चला गया, +3 में चला गया। मतलब +1 पे तो थोड़ा देर था भी, +2 पे बहुत कम समय के लिए था, तुरंत ये +3 में चला गया। क्योंकि +3 में तुरंत भाग गया, क्योंकि पैसे बहुत कम लग रहे हैं, एनर्जी बहुत कम लग रही है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो इतना तो तय है कि +1 शो करेगा और +3 भी काफ़ी अच्छे से शो करेगा, ठीक है। इवन +3 तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम लग रहा है। अब उसके बाद Ie3 और Ie4 में देखो, इसमें क्या है, +4 बनाने के लिए मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है। तो इसका मतलब तो तय है कि ये +3 के आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि वो जाना ही नहीं चाहता आगे। लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वो पीछे नहीं रहना चाहता है। बात समझ में आ रही है। और बिटवीन 16 और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ताकि और आगे बढ़ने की संभावना उसको मिले। क्लियर है। तो एल्युमिनियम या पूरे बोरॉन फैमिली के लिए +1 और +3 दोनों एग्जिस्ट करता है, और जिसमें से +3 क्या होता है, +1 से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि +3 पर ये किस में है, ये नोबल गैस में आ चुका है, इस वजह से, ठीक है ना। और उसके बाद जो एनर्जी लग रहा है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो देखो, कार्बन में पहला इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो उसके वजह से ये +1। उसके बाद देखो, अब हम एक जनरल बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये झट से निकालना चाहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके पास फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन तो +2 हो गया। अब आप इसको स्टेबिलिटी के नज़रिए से देखिए, ठीक है ना। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिटवीन 16 एंड 11, ये एक जनरल बात थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप स्टेबिलिटी देखेंगे कन्फिग्रेशन से, ठीक है ना। तो कार्बन जो है +2 में किस में आ जा रहा है, फुलफिल्ड में आ रहा है, तो एक +2 इसका स्टेबल हुआ। 2 और अगर लूज कर देगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हीलियम बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके कार्बन फैमिली के 2 स्टेबल वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4। क्लियर है ना। तो P ब्लॉक भी क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और भी एक आध चीज़ हम देख लेते हैं आगे भी। नाइट्रोजन की बात करें तो देखो, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो अगर ये 3 लूज कर दे, अब ये मत बोलना कि सर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये क्या बन जाता है, फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन बन जाता है S2। और अगर 2 और S से निकाल देता है तो +5, यानी कि हीलियम का नोबल गैस बन जा रहा है। इसका मतलब +3 और +5 इसके ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। तो +3 और +5 एग्जिस्ट करता है। एक जनरल बात आप समझ लीजिए कि +3 और +5 क्या है, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 का है, ठीक है। इसके बाद हम ग्रुप 16, 17 ये सब जब हम P ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी चीज़ का हम सहारा लेंगे, ठीक है। एक जनरल आइडिया आपके पास है, अभी तो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी तरह से पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होंगी। अब देखिए, यहीं पर एक टर्म आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से समझो इसको, मैं बिना कोई इंग्लिश का इस्तेमाल किए एक सेंटेंस में बता रहा हूँ। P ब्लॉक में, ठीक है ना, किसी ग्रुप में जो सबसे नीचे वाला जो मेंबर होता है, अभी जैसे हमने क्या पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे P से भी, जैसे कार्बन की हम बात करें
तो 2 ठो P से और 2 ठो S से निकल रहे, 2 ठो P से निकाल रहे थे तो +2 बन रहा था, 2 ठो S से और निकाल रहे थे तो +4। तो लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट थे, जो लोअर आता था वो P का पूरा लॉस करने की वजह से होता था, और जो हायर वाला होता था वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता था, जब S वाला भी हो जाता था। केवल S वाला थोड़ी होगा, P वाला तो पहले हो चुका ना, मतलब कि लोअर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो केवल P और हायर वाला S और P दोनों के सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पे होता था। बट ये ध्यान देना, अब ध्यान से सुनो, किसी भी इसमें ग्रुप में, P ब्लॉक में, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे नीचे वाला मेंबर होता है उसमें S वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना नहीं चाहता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना करता है, बोलता है कि भैया हम पेयर्ड ही हैं, हमको रहने दो, हम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, केवल हमारा P वाला ले लो भैया, P वाला ले लो। तो जैसे हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबसे नीचे क्या आता है, लेड। तो जैसे कार्बन +2 +4, उसी तरह लेड भी +2 +4, बट लेड में जो है +2 ही ज़्यादा स्टेबल होगा, +4 नहीं होगा, क्योंकि वो अपना S वाला देना ही नहीं चाहता है। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो S electrons do not participate in bonding. This effect is mainly applicable to last member of a group, ठीक है ना। ठीक, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली, ये +3 +5, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आएंगे, ये केवल जो है लोअर वाला ही क्या होगा, स्टेबल होगा, इसमें +5 वाला स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बिस्मथ में जो इलेक्ट्रॉन है S वाला वो बोलेगा कि हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला जो भी मेंबर होगा उसमें लोअर वाला ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे Al+ और Al+3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, हाइयर वाला, ठीक है ना। Sn+2 और Sn4+ में कौन है, हाइयर वाला, ठीक है ना। आर्सेनिक +3 और आर्सेनिक +5 में कौन है, हाइयर वाला। तो यहाँ पे कोई इनर पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सबसे लास्ट मेंबर नहीं है। एल्युमिनियम तो लास्ट मेंबर नहीं है, बट यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये बोरॉन फैमिली का थैलियम सबसे लास्ट मेंबर है, +1 और +3 होता है, बट +1 ही ज़्यादा स्टेबल होगा। लेड लास्ट मेंबर है, +2 और +4 होता है, बट +2 ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बिस्मथ +3 और +5, बट +3 ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, P ब्लॉक को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी काफ़ी मदद होगी इससे। क्लियर है? इसको अच्छे से समझिए। हाँ, इसका कारण जरा देख लेते हैं, आखिर क्यों इनर्ट है। आप कारण नहीं भी समझेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आप कारण समझिए। देखिए, देखो मैं ग्रुप 13 लेके चल रहा हूँ, देखो ये बोरॉन है, ठीक है ना, इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये निकल गया और ये भी निकल गया। भाई इसको मत निकाल देना, ये तो भाई इनर शेल का है ना। तो यहाँ पे ये सब +1 भी शो करेंगे, +3, +1 भी, +3 भी, +1 भी, +3 भी। ये भी इनफैक्ट +1 यानी P1 वाला एक ठो इलेक्ट्रॉन और H2 वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लूज तो कर ही देगा। बट यहाँ है बहुत दिक्कत, यहाँ है बहुत दिक्कत। क्यों दिक्कत है? क्योंकि देखो टारगेट हमारा ये इलेक्ट्रॉन को और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कराने का, बट बीच में देखो D का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो सिग्मा कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फिर फर्दर और अपने पास से जाने नहीं देता। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो P का हम लॉस कर दिए, उसके बाद बीच में 10 D पड़ रहा है, ठीक है ना। बट ध्यान से समझो, D से ज़्यादा पुअर किसका होता है शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट क्या होता है, Z- सिग्मा, ठीक है ना। D से बहुत ज़्यादा पुअर किसका होता है, F का। अब ये सिग्मा F के आ जाने से थैलियम में, इनफैक्ट सारे थैलियम है या फिर सबसे नीचे वाले में 4F तो आएगा ही आएगा, यानी कि सबसे नीचे वाले मेंबर में ही क्या आएगा, F ब्लॉक के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना, 4F। तो उसके वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये घट गया, तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो ये P1 वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जकड़ के रख लेता है। भैया हम ना जाने देंगे तुमको, थैलियम बेटा तुम क्या करो,
तुम केवल थैलियम प्लस में ही संतुष्ट रहो, हम तुमको +3 नहीं बनने दे सकते, क्योंकि ये जो F के इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी काम के नहीं, ये नकारे हैं, ये मेरे पावर को बिल्कुल कम नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा मेरे पावर को और बढ़ा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये S के दोनों इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो ये काम, यही एक कारण है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इनर्ट पेयर पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि BiCl3 स्टेबल बट BiCl5 नॉट। जाहिर सी बात है, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इन BiCl5। ठीक, या केवल इनर्ट पेयर इफेक्ट करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिस्मथ का +5 नहीं होगा, इस वजह से BiCl5 नहीं बनता है। ठीक है, ये बात हो गया। Pb+2 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका खुद का रिडक्शन हो, जिसका खुद का रिडक्शन हो, यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहता है। ये बताओ, ये जो लेड है, ये जो लेड है Pb+4, ये सबसे लास्ट मेंबर है क्या? ये S इलेक्ट्रॉन भी लूज करके +4 बना है क्या? यस। ठीक है ना? ये क्या करेगा, इसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ गया है कि वो बोलेगा तुम ऐसा है, तुम Pb4+ में गए कैसे, हम तो S वाले को लूज ही नहीं करेंगे। ये बेचारा डर के मारे क्या करेगा, ऐसा है भैया 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ठीक है, हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस साहब है वो हमसे बोलेंगे कि तुमको +2 पे ही रहना है, तुम्हारा S वाला इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हारे में लग रहा है। ठीक है, तो तुरंत इसको याद आता है, तो ये फटाक से क्या करता है, अपना वापस से S वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और Pb+2 बन जाता है, क्योंकि इसको पता है Pb+4 से ज़्यादा Pb+2 ही स्टेबल है, तो ये फटाक से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, यानी खुद का रिडक्शन कर रहा है, और खुद का रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना वापस से वो कंडीशन में जाना चाहता है जहाँ पे S वाला इलेक्ट्रॉन लूज ना हो। क्लियर है? अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी। अब देखो जाहिर सी बात है, ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे हल्का हल्का इनर्ट पेयर इफेक्ट का वो हल्का हल्का सा इफेक्ट आता जाएगा। बट सबसे ज़्यादा मेनली हम बोले कि इफेक्ट पूरी तरह से लग कहा जाता है सबसे आखिरी वाले में। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है ना? तो कार्बन +2 में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत कम स्टेबल है, बट उससे ज़्यादा सिलिकॉन है, उससे ज़्यादा जर्मेनियम है, उससे ज़्यादा टिन है, और सबसे ज़्यादा लेड है। वैसे तो हम बात करें कि ये +2 में यही केवल रहना चाहता है, ये सब तो +4 में ही रहना चाहते हैं। फिर भी एक हम ऑर्डर अगर बनाना चाहें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाते जाएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता जाएगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट Pb में आया, इसीलिए हम मेनली बोलते हैं Pb पर ही लगेगा। ठीक है ना? फिर भी +2 की स्टेबिलिटी हम बात कर ले। इनफैक्ट हम कार्बन का कभी +2 का कोई कंपाउंड ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? हम Pb का ही पढ़ेंगे। और सिमिलरली तो वही बात है, अगर +4 की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का कोई चीख आएगी भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये सबसे कम स्टेबल होगा +4 में, क्योंकि इसके पास पूरी तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट लग चुका है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। देखिए, अब कभी कभी हमसे पूछ देता है कि PbO2 कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे Pb जो है वो +4 में है। Pb क्या है? +4 में, और सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। तो ये फटाक से किस में चला जाना चाहता है? +2 में चले जाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी रिडक्शन करेगा। यानी कि PbO2 फटाक से अपना रिडक्शन कर लेना चाहता है, फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहता है, क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से, ठीक है, होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सिमिलरली
टिन, टिन सबसे नीचे थोड़ी है, इस पे असल में हम बोल रहे हैं कि इनर्ट फेयर इफेक्ट लग रहा है हल्का फुल्का, यस लग तो रहा है, बट वो कोई अफेक्ट नहीं डाल पाएगा कि टिन जो है वो +4 ना रहे। तो इसका मतलब इस पे +4 ही ज़्यादा स्टेबल होगा +2 से। इतना बात ध्यान रखिए आप लोग, सीधी सी बात है, एक क्लियर कट निकाल लीजिए, सबसे नीचे जो होगा वही लोअर पे जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। और उससे जस्ट ऊपर भी एक होगा तो वो लोअर पे स्टेबल नहीं होगा, वो हायर पे स्टेबल होगा। तो ये टिन जो है तुरंत जो है ये +2 से किस में जाना चाहेगा, Sn+4 में जाना चाहेगा। बात समझ में आ रही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से। और +2 से +4 में जाने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन। यानी ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर है। और एक बात और है, जैसे कि ये Tli3 हम पूछना चाहते हैं कि ये कैसे ब्रेक होगा। इसके दो तरीके हैं, Tl+3 और 3i-, एक तरीका तो ये है, या फिर Tl+i3-, ये दो तरीके हैं। तो कैसे आयोनाइजेशन होगा, ध्यान दो, ये थैलियम क्या है, सबसे नीचे पाया जाता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसका क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 +3 से ज़्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी तरीके से ये इस तरीके से बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं कि उस पर +3 आए। तो ये इस तरीके से हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये इसके आयोनाइजेशन का तरीका सही है। क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में अभी हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे जहाँ पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के और भी एप्लीकेशन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।